नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। मध्य पूर्व की जंग अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं रही, ये जंग अब तेल, परमाणु ठिकानों और दुनिया की अर्थव्यवस्था तक पहुंच चुकी है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट की सैटेलाइट तस्वीरों में बड़े पैमाने पर नुकसान दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर ईरान लगातार कह रहा है कि उसके परमाणु ठिकाने सुरक्षित हैं। इन परस्पर विरोधी दावों के बीच सवाल उठ रहा है, क्या ये सच है? इधर हॉर्मुज जल डमरू मध्य में तेल टैंकरों पर हमले और समुद्री तनाव ने वैश्विक सप्लाई चेन पर चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे पर आक्रामक कार्रवाई के आरोप लगा रहे हैं, जबकि क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां लगातार तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। ईरान की ओर से अमेरिकी ठिकानों और सैन्य परिसंपत्तियों पर हमलों के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं अमेरिका भी ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों पर कार्रवाई का दावा कर रहा है। दोनों देशों के आधिकारिक बयानों और जमीनी दावों के बीच तस्वीर लगातार धुंधली होती जा रही है। और इस आज सवाल 10 बजे में सबसे बड़े सवाल, क्या बुशहर न्यूक्लियर प्लांट वास्तव में हमले की चपेट में आया? क्या हॉर्मुज का संकट दुनिया में नया ऊर्जा संकट पैदा करेगा? और क्या अमेरिका और ईरान अब खुली जंग की ओर बढ़ चुके हैं? और इस टकराव की सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाएगा? आइए शुरू करते हैं अपने इस कार्यक्रम की। तो देखिए, जिस तरह से लगातार ये हमले हो रहे हैं दोनों देशों के बीच, और ऐसे में धमाकों से दहला है इराक का सैन्य ठिकाना। ये बड़ी खबर आ रही है, धमाकों से दहल गया है इराक का सैन्य ठिकाना। धमाकों से इराक में नुकसान पहुंचा है। ईरान ने उत्तरी इराक पर हमला किया है, तो हथियारों के गोदाम में भीषण आग लगी है। हथियारों के डिपो, सैन्य ठिकाने पर धमाका हुआ है। ईरान ने उत्तरी इराक पर हमला किया है और ऐसे में हथियारों के गोदाम में भीषण आग लग गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, हथियारों के गोदाम में भीषण आग लगी, हथियारों के डिपो, सैन्य ठिकानों पर धमाका किया गया है। तो जिस तरह से लगातार हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में समझना जरूरी है कि यहाँ पर ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है और ऐसे में इराक का सैन्य ठिकाना दहला है। ईरान ने जिस तरह से अटैक किया है, उत्तरी इराक पर हमला किया गया है, उससे बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हथियारों के गोदाम में भीषण आग लग गई है और यहाँ पर एक बड़ा नुकसान हुआ है उत्तरी इराक में। ईरान ने यहाँ पर बमबारी की है, हथियारों के डिपो को निशाना बनाया गया है। तो देखिए, जिस तरह से लगातार ये हमले हो रहे हैं और ऐसे में ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर अब क्या हालात रहेंगे, अमेरिका और ईरान के बीच क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि जहां पर बात हो रही थी पीस टॉक की, वो अब कहीं ना कहीं युद्ध जैसे हालात बढ़ते हुए जहां पर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में तब्दील हो गई है कि आखिर ईरान और अमेरिका की जंग कब तक जारी रहेगी। वहीं ईरान ने इरबिल पर हमला क्यों किया, ये भी एक बड़ा सवाल हो गया है। अमेरिकी एयरबेस पर यह हमला किया गया है, तो जिसमें देखिए समझिए कि यहाँ पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को अगर हम देखें तो लड़ाकू विमान और MQ-9 ड्रोन, हब लॉजिस्टिक्स और कमांडर सेंटर पर ये हमले हो रहे हैं। 2500 अमेरिकी सैनिक यहाँ पर तैनात हैं, तो ईरान पर हमले के लिए ऑपरेशन का संचालन भी जरूरी है। वहीं अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा US वाणिज्य दूतावास परिसर ये माना जाता है। सुरक्षा खुफिया नेटवर्क का मजबूत ठिकाना है ये। सीरिया, इराक के ऑपरेशन का कंट्रोल रूम भी यहाँ पर है, तो खुफिया जानकारी, टोही ड्रोनों का संचालन यहाँ से होता है। कुर्द लड़ाकों को अप्रत्यक्ष समर्थन भी यहाँ से मिलता है। तो ईरान ने इरबिल पर हमला क्यों किया, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हॉर्मुज पर आर पार हो गई है। ईरान अमेरिका के बीच में समझने की कोशिश करते पिछले 24 घंटों में 8 जहाज गुजरे हैं। और वहीं अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए, जिस तरह से अगर ईरान इन बातों को नहीं मानता है, दादागिरी बंद हो तभी बातचीत हो सकती है, तो तनाव के बावजूद समुद्री मार्ग चालू है। तो ऐसे में सेना मुस्तैद है और खतरे पर तुरंत एक्शन होने की बात भी की जा रही है। तो ईरान के किन ठिकानों पर हमला होगा, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हॉर्मुज की यहाँ पर एक तरह से जद्दोजहद चल रही है, उस पर ये जानना जरूरी है कि अब हॉर्मुज को लेकर क्या कुछ स्थिति बनेगी। लेकिन ईरान के किन ठिकानों पर हमला हुआ है ये आपको बता दें। सनंदज, बुशहर, लार, अहवाज, केशम द्वीप, बंदर अब्बास, सिरीक, यज़्द और सिस्तान, ये वो इलाके हैं जहां पर अटैक किए गए हैं। तो ईरान के ये वो ठिकाने हैं जहां पर अमेरिका बार बार हमले कर रहा है, ईरान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ईरान पलटवार कर रहा है। स्थिति ऐसी है कि ईरान किसी भी हालत में झुकने को तैयार नहीं है। वहीं अमेरिका इन ठिकानों को बार बार निशाने पर ले रहा है। कोशिश की जा रही है ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए ईरान को। और ऐसे में अगर हम बात करें सटीकता की, तो यहाँ पर जो अमेरिका वार कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज है, सटीक है।
चिन्हित किया जा रहा है उन जगहों पर जहां पर नुकसान पहुंचाना है। वहीं अगर ईरान की बात करते हैं तो हजारों ड्रोन दागे गए हैं, लेकिन वो प्रिसाइज नहीं है। वो एक तरह से ये तय नहीं कर पा रहे हैं कौन सी जगह पर हमला करना है, क्या वाकई वहां पर नुकसान होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो शील्ड है, जिस तरह से इन्हें इंटरसेप्ट किया जाता है, तो कुल मिलाकर ईरान की जो कोशिशें हैं वो बेकार जा रही हैं। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि वो दबने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसे में हमारे इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए हमारे मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी जुड़े हुए हैं, साथ ही मेजर विराट शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रुक कर लेते हैं हम ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी का। सहाय सर, आपसे हम समझना चाहेंगे फिलहाल जो हालात बने हुए हैं, कहाँ तो पीस टॉक होनी थी, कहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। ईरान दबने का नाम नहीं ले रहा है, झुकने का नाम नहीं ले रहा है। स्थिति आपको क्या बनती हुई दिखाई दे रही है? आप जय हिंद गीतू। मुझे लगता है कि एग्जैक्टली जो लेआउट पेंटागन ने सोच रखा होगा एज अ पार्ट बी स्टैंड बाय प्लान, कि अगर एमओयू को ऑनर नहीं करता है ईरान तो उस दरमियान हमें क्या क्या करना होगा। देखिए, कोई भी अच्छा जो बॉडी होता है वो 2-3 ट्रैक्स पे काम करता है। एक एमओयू कर लिया है, उसके बाद 60 दिन का आपको एक पीरियड मिल गया कि डील कर लेते हैं, लेकिन ये इसके बहुत हाई चांसेस थे कि जो सिविल और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है ईरान में, उसमें एमओयू माइट कोलैप्स, क्योंकि उनकी मिलिट्री की और उनकी आईआरजीसी की कमांड एंड कंट्रोल के दरमियान बहुत सीरियस कम्युनिकेशन गैप्स हैं। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के अलावा कम्युनिकेशन गैप्स हैं कि आज आप क्या करने वाले हैं, ये बातें वो आपस में नहीं कर रहे हैं। तो उनका जो वो सो कॉल्ड एक मोज़ैक डॉक्ट्रिन पे काम कर रहे हैं कि आज हम 2 टारगेट्स को डाउन करते हैं, या आज हम कुवैत में किसी यूएस बेस पे कुछ अटैक करते हैं, ये सारा कुछ चल रहा है। तो इस दरमियान एज अ प्लान बी पेंटागन ने डेफिनेटली ये प्री डिसाइडेड टारगेट्स जो कोस्टल एरियाज के हैं, वो ऐसा नहीं कि डेली का डेली उठा रहे हैं, उनके पास एक अच्छा खासा जखीरा होगा टारगेट फोल्डर्स का कि ईरान में मिलिट्री टारगेट्स इस जो जी बिल्कुल, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी भी जुड़े हुए हैं। दीवान सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे फिलहाल जो स्ट्रैटेजी है ईरान की वो क्या चल रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ईरान बहुत ज़्यादा प्रिसाइज अटैक तो नहीं कर पा रहा है। अमेरिका की तरफ से कम ये देखा जा रहा है कि वो जो चिन्हित कर रहा है, जिस इलाके को चुन रहा है, वहाँ पर अटैक कर रहा है और नुकसान भी हो रहा है। ठीक कह रही हैं आप गीतू जी। अभी बड़ा क्लियर कट है, जो फेज 1 4-5 दिन से किया है अमेरिका ने, मिलिट्री इंस्टॉलेशन ईरान की डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। अभी अमेरिका जो है और इजराइल जो है मिलके फेज 2 जो 3-4 हफ्ते चलेगा, उसमें क्या करने वाले हैं, वो यही मिलिट्री इंस्टॉलेशंस डीप अंदर जाके, और इस्फहान पे भी, और दो जो न्यूक्लियर साइट्स उनकी ईरान की और भी हैं, और उन पे और आईआरसीजी के कॉम्प्लेक्सेस पे, हेडक्वार्टर्स पे, और क्रिटिकल सपोर्ट्स फैक्ट्रीज पे जो उनकी प्लांट्स हैं, उनको पूरी तरह अटैक करेंगे। उसके लिए बड़ा क्लियर कट है ऑलरेडी कि वो कई रिफ्यूलिंग प्लेन्स, कम से कम 60-70 रिफ्यूलिंग प्लेन्स, 100 तक, कुछ इसराइल में, कुछ कतार में, कुछ डियोगो गार्शिया में स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के लिए, ताकि ये प्लेन्स जो हैं ये ईरान में फेज 2 के तहत अगले 3-4 हफ्ते पूरी तरह डैमेज करें अमेरिका के, ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को। और इसके अंदर वो काम होता है, कामयाब होता है अगर यूएस से, तो शायद बात रुक जाए या बुरी तरह डैमेज होता है। या एक और चीज, एक तो ये आईआरजीसी वर्सेस सिविलियन पॉपुलेशन जो है, तो वो अगर बगावत में आ जाए, इतनी तकलीफ से, इतनी मार से कोरिलेटेड डैमेज भी होगा, तो वो आ जाए तो बगावत हो जाए, उसका चांस काफी कम है, क्योंकि ईरानियंस भी, एवरेज ईरानियन भी बहुत हार्डन है। 48 साल 50 साल से वो सैंक्शंस झेल रहे हैं के अमेरिका के। पर मेन झगड़ा क्या है, जो आईआरजीसी है वो मिकदार में कम है, और जो आर्तेश है, रेगुलर आर्मी है जो ईरान की, वो 6 लाख तक है। वो बहुत दुखी है कि आईआरजीसी कंट्रोल में है, आईआरजीसी पावर में आ रहा है, आईआरजीसी आर्तेश को, आर्मी को, रेगुलर आर्मी को डिक्टेट कर रहा है। तो उनके अंदर आग भड़का के अमेरिका, वो जो आपस में
टकराव ले आए तो शायद ईरान वीक हो। वो भी चांस बड़ा मुश्किल लगता है, क्यों अटैक के टाइम सब इकट्ठे हो जाते हैं। और अगर फेज टू फेल होता है अमेरिका, तो शायद आगे वो, अभी तो इसको करने के लिए 5-10 हजार तो ग्राउंड ट्रूप भी आएंगे, क्यों उनका आइडिया है। जनरल डेन जो है, सेंटकॉम के जो कमांडर है डैन, डैन केन, उनका ही आइडिया है। मई में उन्होंने ट्रंप को प्रेजेंटेशन दिया था कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है ईरान का 3 साइट्स में, इसको हम कमांडो ऑपरेशन से, एसओएफ से, स्पेशल ऑपरेटिंग फोर्सेस से चुरा लें और इनके न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करें। अगर वो सक्सेस में होते हैं तो फेज 2 कामयाब रहेगा और शायद बात जो है उस पर नबी के पीस अकॉर्ड पे भी आ जाए। और अगर नहीं कामयाब होता है तो शायद फेज 3 जो करना पड़े अमेरिका को, तो कई 6 महीने, साल, 2 साल का भी हो सकता है। ग्राउंड ट्रूप्स फुल मात्रा में, वो बड़ा मुश्किल काम है। तो ट्रंप का हारना पक्का है। वो इराक की तरह ईरान नहीं है, 4 गुना बड़ा है। अगर वो ग्राउंड ट्रूप्स उतारते हैं तो उस टाइम इराक में 2003 में जो हुआ था, वो 6 लाख आदमी उतारे थे जॉर्ज बुश के टाइम। तो वो बात भी आ सकती है, पर वो बड़ी मुश्किल है आना। उसमें तो हारना अमेरिका का पक्का हो जाएगा कि कई साल तक अमेरिका को ईरान में फंसे रहना पड़ेगा। पर अभी एक ही बात हो सकती है, मैं बताऊं समरी में, जो क्योंकि अभी ये बढ़ेगा 3-4 हफ्ते जो फेज 2 बढ़ेगा, तो चीन को बाबल बंदे बंद हो जाएगा, पक्की बात है। इसको चीन को बहुत तकलीफ होगी, इंडिया को भी होगी। इंडिया का भी ट्रेड है यूरोप के साथ, ज्यादा तो चीन का है। तो इस समय मौका ये है कि चीन जो है मध्यस्थता करके किसी ना किसी तरीके से ये जो एमओयू चल रहा है इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करे, और ये ताकि बाबल बंदे बंद ना हो, दुनिया और त्रासदी में ना जाए। ऑलरेडी $90 बिलियन हो गया। छोटा सा लास्ट पॉइंट, अगर पर बैरल $1 बढ़ता है तो इंडिया का जो $150 बिलियन सालाना इंपोर्ट होता है ऑयल का, एलएनजी, एलपीजी, एलएनजी, तो उसके ऊपर $1 बढ़ने से $2 बिलियन, $1 प्राइस बढ़ने से $2 बिलियन खर्चा इंडिया में ज्यादा आता है। तो ये अगर 75 का 90 हो गया है तो $30 बिलियन हम सालाना डाउन हो जाएंगे। तो इन सब के चलते चीन अगर आगे मुस्तैदी से काम करता है तो शायद ये एमओयू को आगे बढ़ा पाए और काम रुक जाए, नहीं तो बड़ा मुश्किल है जी। बिल्कुल। और ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इराक के सुलेमानिया में बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इराक के सुलेमानिया में ड्रोन अटैक किया गया है। ड्रोन हमले से इराक में भारी तबाही की आशंका। कुर्दिस्तान में हथियारों के गोदाम पर हमला किया गया है। ड्रोन हमले से इराक के पहाड़ में आग लग गई है। ये बड़ी खबर, ड्रोन अटैक किया गया है। ईरान ने यहाँ पर ड्रोन अटैक किया है। इराक के सुलेमानिया को निशाना बनाया गया है। तो ड्रोन हमले से इराक में भारी तबाही की आशंका है। कुर्दिस्तान में हथियारों के गोदाम पर यह अटैक किया गया। ड्रोन हमले से इराक के पहाड़ में आग लग गई है। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ा हुआ है। मेजर विराट का रुख कर लेते हैं। देखिए विराट सर, यहाँ पर देखिए जिस तरह से हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से, तो हालांकि बहुत प्रिसाइज तो नहीं है, लेकिन इराक के सुलेमानिया में जो अटैक हुआ है उसमें एक बड़ा नुकसान होने की खबर सामने आ रही है। किस तरह से ईरान यहाँ पर इराक पर अटैक करके कमजोर कर रहा है इराक को भी, और साथ ही साथ इसका क्या प्रभाव अमेरिका पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जी गीतू जी, माफ करिएगा, मेरा नाम मेजर विराट शर्मा नहीं, मेजर विराट मिश्रा है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पे कि पिछले 2 से 3 दिन में जो बदलाव दिख रहा है अमेरिकी बॉम्बिंग्स में, अगर उसकी बात करूं मैं पहले, तो ये कहना चाहूंगा कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ अचानक से इनका शिफ्ट देखने को मिला है, ज्यादा बड़ा शिफ्ट। अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 दिन में इन्होंने लगभग 6 रोड्स, जो इम्पोर्टेंट रोड्स हैं और जो इम्पोर्टेंट ब्रिजेस हैं, अमेरिका ने उनको, ईरान की ब्रिजेस और रोड्स को नष्ट किया है। और ये वो रोड्स हैं, आर्टीरियल रोड्स हैं, जो जाके बंदर अब्बास, जो इनका एक बहुत ही मेन पोर्ट है, उसको इन्होंने हताहत किया है। इसके अलावा आपको एक बात बताऊं कि ईरान में जो सदर्न ईरान है, जो दक्षिणी ईरान है, वहां पे अमेरिका ने बॉम्बिंग करके जो इनके इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है उसको इस गर्मी के मौसम में उसको काफी कुछ नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में आप सोचिए कि आम इंसान, जो आम नागरिक है ईरान का, उसकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाँ, ये बात सही है कि ये इंटरनेशनली अप्रूव्ड नहीं होगा। ये जो इंटरनेशनल लॉज है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट ना करने की बात है, वो कहीं ना कहीं उनके वायलेशन में है, बट फिर भी हमला हो रहा है ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो ये शिफ्ट देखने में मिला है। जहां तक बात है ईरान और इराक की, तो देखिए इराक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हाल ही में यूएस की विजिट पे थे और उनकी बातचीत चल रही थी डोनाल्ड ट्रंप साहब से। तो कहीं ना कहीं उनके बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग जरूर बनी है, पर इराक में ही ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे
लोग मौजूद हैं जो ईरान का सपोर्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं वो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो इराक के अंदर ही बने हैं उनके ऊपर भी हमला कर रहे थे, जबकि ये सामने प्रेस में एग्जैक्ट कल्पेबिलिटी नहीं डिसाइड हुई है, पर फिर भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो हमला कर रहे हैं इराक के ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो अमेरिका की मदद करता था। ऐसे एसेट्स जो अमेरिका को मदद करते थे कि वहां पे वो अपनी मिसाइल रख सकते हैं या इंटेलिजेंस ऑपरेशन चला सकते हैं, तो उन सब एसेट्स पे हमला कहीं ना कहीं किया जा रहा है। तो इससे इराक की जो अपनी इंटरनल जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अनस्टेबल होती हुई दिखाई पड़ रही है। दूसरी चीज एक और कहना चाहूंगा कि जितने भी ड्रोन सेंटर्स और जितने ईरान के अपने लॉजिस्टिक सेंटर्स हैं उनके ऊपर लगातार बमबारी चल रही है, जिसकी वजह से जो ईरान का जो अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हिट हुआ है, और इससे लड़ने में कहीं ना कहीं ईरान को दिक्कतें आगे बढ़ेंगी। जैसा कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी वाले जो ग्रिड्स हैं उनके ऊपर हमला करके अमेरिका ने अपना मंतव्य जाहिर कर दिया है, उन्होंने दिखा दिया है कि वो हमला करके दिक्कतें और बढ़ा सकते हैं ईरान की आने वाले दिनों में, अगर ये निगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आते हैं वापस। देखिए 60 दिन का जो ये सीजफायर हुआ था, जो एमओयू हुआ था, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब वो डिस्ट्रॉय हो गया है। क्यों? क्योंकि छिटपुट मैरिटाइम जो टैंकर्स पे अटैक हुए थे, अब वो बढ़ के कहीं ना कहीं ईरान के अंदर गीतू जी पहुंच चुके हैं। वो अटैक्स बड़े होते जा रहे हैं, और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कंबाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर था, मिलिट्री कम सिविलियन, उसके ऊपर लगातार हमले बढ़ गए। ये 2 दिन में देखने वाला चेंज है, और सेंट्रल कमांड लगातार कह रहा है कि हम आपको मारेंगे और आपके यहाँ घुस के मारेंगे। देखिए ईरान के पास जो एयरफोर्स है वो लगभग खत्म हो चुकी है, उसके पास कुछ बचा नहीं है, उनके फाइटर्स नहीं है उनके पास, जो नेवी है वो भी उस तरीके से सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं जो छुपे हुए इनके एसेट्स हैं, जो इनके माउंटेन रेंजेस में जो इनके ड्रोन सेंटर्स हैं, या जो इनकी मिसाइलें छुपी हुई है, जो टॉर्पीडोज इन्होंने लगाए, उसी की वजह से, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो इन्होंने अपनी नाकेबंदी की है, उसी की वजह से ये अभी चल पा रहे हैं अमेरिका के अगेंस्ट। वरना बहुत सारा इनका मिलिट्री जो एसेट्स हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और आने वाले दिनों में अगर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले बढ़ते हैं अमेरिका के, तो मुश्किल हो जाएगा ईरान के लिए अपने लोगों को जवाब देना। बिल्कुल, और लेकिन स्थिति जी ईरान में ऐसी बन चुकी है कि यहाँ पर अब इसे समझना मुश्किल हो रहा है ईरान के दिमाग में चल क्या रहा है। साहिद सर, क्या ये थॉट प्रोसेस ऐसी तो नहीं है डू और डाई वाली सिचुएशन, या तो लड़ेंगे या मरेंगे, क्या है ये सब? क्योंकि अगर ईरान के यहाँ पर देखिए, अगर उसके संसाधन खत्म हो रहे हैं, लड़ने के लिए उसके पास कुछ ज़्यादा ड्रोन्स या फिर दूसरे वेपन्स बचे नहीं हैं, तो क्या माना जाए ईरान किस स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है? क्या अमेरिका को वो जवाब तो देना चाह रहा है, लेकिन इसमें वो सफल होगा या नहीं होगा, और उसके बाद क्या हालात बनेंगे? क्या उसे सरेंडर करना ही होगा? कैसे आप देख रहे हैं? गीतू, इसको मैं ऐसे देखता हूं कि अमेरिका ने या तो कुछ अपने लोग प्लांट कर रखे हैं, या इजराइल की हमास कुछ काम कर रही है। बिकॉज ये जो IRGC का स्प्लिट फैक्शन, जिसको मैं रोग फैक्शन बोलता हूँ, वो जो अटैक्स कर रहे हैं जब से सीजफायर या MOU साइन हुआ है उसके बाद की अगर बात करें, तो वो अमेरिका की हेल्प कर रहे हैं। बिकॉज प्रो राटा डिस्ट्रक्शन अगर हम कैलकुलेट करें, तो विच ईच हर पासिंग दिन के साथ जो US फोर्सेस का डैमेज हो रहा है इन द गल्फ कंट्रीज, इसको अगर कंपेयर करें कि ईरान की मिलिट्री कितनी डिग्रेड हो रही है, तो इसके बीच में रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा अमेरिका की तरफ झुक रहा है। हर रोज जो जा रहा है अमेरिका इनके बहुत की इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री एंड अब तो थोड़े बहुत सिविल को भी मार रहा है, और जवाब में अमेरिका के बेस पर एक आधा प्रोजेक्टाइल्स गिर रहे हैं। तो हर रोज इनकी मिलिट्री की इम्बैलेंस बढ़ती जा रही है इन फेवर ऑफ अमेरिका जी। तो IRGC का वो फैक्शन, रोग फैक्शन, एक्चुअली अमेरिका को हेल्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि साथ के साथ बातचीत हो रही है, टेक्निकल डिटेल्स पे बात हो रही है कि मिसाइल प्रोग्राम को क्या करना है, यूरेनियम का क्या करना है डिग्रेड, या इनके एटॉमिक इंस्पेक्शंस का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जो टेक्निकल डिटेल्स जिस पे डील चलनी है फाइनली 60 दिन के बाद। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।